बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट करियर कारवां से मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वक़ार वहीद साहब से, जो मेरे साथ मौजूद हैं। इंतहाई बासलाहियत नौजवान हैं, एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन इनका असल तारुफ ये है कि ये बेरोज़गार नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उन्हें रोज़गार के काबिल बनाते हैं। इनके क्रेडिट पर, जो कि इन्होंने बिला मुआवजा तालीम दी है अपनी एकेडमी में, और सैकड़ों नौजवान हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत ले चुके हैं। प्रोजेक्ट का नाम है इनका हो आई एम, और ये हो आई एम पे भी बात करेंगे, ख़ुद इनकी अपनी एजुकेशनल करियर पे बात करेंगे, और ये जो इन्होंने एक वेलफेयर का ये प्रोजेक्ट शुरू किया, ये कब किया, कैसे किया, इसके पीछे मकसद क्या है, ये तमाम बातें करेंगे ताकि आप जान सकें कि पाकिस्तान में न टैलेंट की कमी है, ना मस्बत सोच रखने वाले नौजवानों की कमी है। बस तलाश करने की बात है और अच्छे लोगों को जो है उनकी तकरीम और ताज़ीम करने की बात। जी वक़ार, खुश आमदीद आपको। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने करियर कारवां के लिए वक्त निकाला। थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ से पढ़े, तालीम कितनी है, पहले तो ये बताएं हमें। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया ताकि हमारी आवाज़ आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए बच्चों तक पहुंच सके, और वो बच्चे जिन्हें हमारा नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उन्हें इल्म हो जाए। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन के रास्ते बड़े मुश्किल थे। मेरे फादर एक एयरफोर्स से रिटायर थे, राइट, जिसका हमें काफ़ी बेनिफिट मिला। हम अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हम। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो लास्ट डिग्री है वो एमफिल है, जो कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। पीएचडी मेरी कंटिन्यू हो गई थी, लेकिन वो कुछ घर के मसाइल की वजह से मुझे फ्रीज़ करानी पड़ी। अच्छा, ठीक है। और आप पढ़ाने की तरफ कैसे, आप टीचर भी हैं बेसिकली? तो आप टीचर बेसिकली मैं एक कॉमन, एक लोकल अपने आप को टीचर कहता हूँ, प्रोफेशनल टीचर नहीं कहता। मैं जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो अल्लाह ताला के ख़ास करम से मैं डीएचए में इंस्पेक्टर हो गया था 2012 में, और 2011 में मैंने डीएचए लाहौर में, डीएचए लाहौर वाई ब्लॉक में इंस्पेक्टर हो गया था 14 स्केल का, और बड़ी खूबसूरत जॉब थी मेरी वो। उस जॉब के दौरान मेरे एमबीएस के पेपर हो रहे थे, तो मेरा एक दोस्त है, उसकी सिस्टर एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो बीमार थी और उनकी रिप्लेसमेंट पे एक टीचर चाहिए था। तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि यार तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं तो तुम वहाँ जाके 2 दिन पढ़ा दो। और उस वक्त मैं टीचर ज़रा नहीं बनना चाहता था। टीचिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी टीचर भी बनूंगा। और मैं क्लास में गया, आई थिंक सो वो क्लास 7th या 8th थी। मैंने पूछा बेटा क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने एयरफोर्स, किसी ने फलां, बड़े ख्वाब थे बच्चों के। मैंने पूछा बेटा एमकेट क्या होता है? सारे खामोश। मैंने पूछा ईकेट क्या होता है? सारे खामोश। आपके यहाँ पर एक तल्ख अल्फाज बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो हैं बिल्कुल सच्चे, लेकिन हैं थोड़े कड़वे। मैं जब क्लास से बाहर निकला, मैंने देखा कि वहाँ पर 90% टीचर्स वो पढ़ा रही थी लोकल स्कूल्स में जिनकी खुद की सप्लियाँ थी। तो मुझे उस दिन समझ आई कि इन बच्चों के ख्वाब सिर्फ 7वीं तक रहेंगे और मैट्रिक बाद ख़त्म हो जाएंगे। जब मैं बाहर निकला और मैंने ज़्यादा विजिट किया तो हर स्कूल शाम को एकेडमी था। वही बच्चा सुबह स्कूल जाता है, वही बच्चा शाम को एकेडमी आता है और ज़िंदगी पर कुछ बन नहीं पाता। तो मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया कि यार ये क्या मसला है? तो उसने कहा यार यहाँ तो सारे के सारा ये सिस्टम चल रहा है। तो डेट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे डीएचए की जॉब को छोड़ के और एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, जो कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल तीन फ़ैसला था। जब मैंने डीएचए की जॉब को छोड़ा तो 2 महीने तक डीएचए वालों ने मेरा रिज़ाइन तक एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे अभी तक याद है, डॉक्टर साहब का नाम नहीं बोलना चाहता इस वीडियो के अंदर, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मिस्टर वक़ार तुम अकेले इस पूरी दुनिया को तब्दील नहीं कर सकते, तुम्हें नौकरी मिल गई, चुप करके नौकरी करो। मैंने कहा सर मैं पूरी दुनिया तब्दील नहीं कर सकता, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जिसने मुझे बनाया है ना, वो मेरे ज़रिए पूरी दुनिया तब्दील करवा सकता है। ठीक है। मेरा परवरदिगार इतना मजबूत है, इतना खालिक है, इतना मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है। और मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया कि मैं डीएचए की जॉब ना छोड़ूं, लेकिन मैंने डीएचए की जॉब को छोड़ दिया। और उसके बाद मैं 6 मंथ टीचिंग में फेल भी हो गया, मैं टीचिंग में कामयाब नहीं हुआ। किस क्लास को पढ़ाना शुरू? मैंने क्लास 7th 8th 6th क्लास, और फिर मुझे जाके क्लास 9th मिली और मैं टीचिंग में टोटली फेल हो गया। और मैंने कहा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और मुझे डीएचए से फिर भी कॉल आ रही थी, वकार अभी रास्ता है, कम बैक वापस आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होना, यहाँ हज़ारों टीचर हैं यार, क्या बदलेंगे। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई, वहाँ पर कहीं ऐलान हुआ क्योंकि फ़लाना बंदा फोत हो गया। बस दिमाग में वो बात बैठ गई, निकले नहीं मेरे दिमाग से खालिद साहब कि यार एक न एक दिन वकार साहब ने मर जाना है, तो क्या यार क्या करने वाला है। उस तरह की ज़िंदगी जिस तरह सारे गुजारने वाले हैं, इन बच्चों का क्या बनेगा।
तो मैंने दोबारा हिम्मत की और मैं टीचिंग की तरफ आया, और जिसमें मेरी छोटी सिस्टर ने बहुत बड़ा साथ दिया। मैं उनका शुक्रिया कभी नहीं अदा कर सकता। मेरे वालिद साहब कहते हैं जिस तरह कायद का साथ फातिमा जिन्ना ने दिया था, इसी तरह मेरा साथ मेरी छोटी सिस्टर ने दिया। टीचिंग में मैंने सारी बुक्स लेके आया, मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया। मैंने हुआ अकेडमी का नाम रखा, एक 500 रुपये का बैनर लगा दिया घर के बाहर, और पहला जो बैच था उसमें मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो पास होगा, सबकी सप्लियाँ थी। जितने ने दाखिला लिए, किसी की 2 सप्ली थी, किसी की 3, और एक लड़का शर्मा रहा था, अभी तक याद है। मैंने पूछा आप शर्मा रहे क्यों? कहता मेरी 5 सप्लियाँ। मैंने कहा हो यार, ये तो बड़ा ख़तरनाक काम हो गया। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरे पहले ही बैच का रिजल्ट अच्छा आ गया, जिसकी वजह से मैं वहाँ पब्लिक मैट्रिक के स्टूडेंट से। अच्छा। तो फिर आस्ता आस्ता मैं पूरे दिन में कम से कम 12 से 16 घंटे काम करता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में मैं अकेला पढ़ाता हूँ, और 8 से 9 शिफ्टें होती हैं। हर शिफ्ट में 40 से 50 बच्चे होते हैं। मैं थक जाता हूँ, मुझे बुखार होता है, थकावट बहुत होती है, लेकिन आस्ता आस्ता हिम्मत और ताकत इस तरह की बन गई है। आपकी एकेडमी लाहौर में? जी, लाहौर में कैंट एरिया में, राइट, और स्टूडेंट्स आसानी से रसाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं आप अकेले पढ़ाते हैं, और इतने सेशंस में अकेले कैसे पढ़ाते हैं? सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं? ये मेरी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरा टास्क ये था कि मैं एक ऐसा अदारा बनाऊँ जिसके वजह बच्चे ट्यूशन एकेडमी ना जाएँ, एक ऐसा स्कूल बने। और वो बनाने के लिए मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं किराए का लेके बना लेता, या मैं अपना बना लेता। तो मैंने सोचा मैंने किराए का नहीं बनाना, चाहे छोटा बनाना है लेकिन अपना बनाना है। ठीक है। उसके लिए मैंने 7th से लेके 4th तक की सारी बुक्स परचेज़ की, और मैं घर आ गया। मेरी सिस्टर जो सी है ना, जो उन्होंने बड़ा किरदार अंजाम दिया इसके अंदर। 7 से लेकर 4th ईयर तक की सारी बुक्स परचेज़ करके मैं आ गया। अच्छा, जेब में रखिए कि मैट्रिक में, हाँ जी, आर्ट्स, साइंस, बायो, कंप्यूटर, सारी किस्म की, सिर्फ एक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट नहीं मैंने चूज़ किया। आर्ट्स के अलग मैथ होता है, साइंस के अलग मैथ होता है, बायो इज़ अ डिफरेंट, ICS इज़ डिफरेंट, FS इज़ अ डिफरेंट, और बाकी चीज़ें डिफरेंट। उसमें भी प्री इंजीनियरिंग, हाँ जी, सब चीज़ें, इतनी ब्रांचेज हैं। तो मैं सारी लेके आ गया। तो मेरी सिस्टर ने मुझे तैयारी करवाई, और मैं बताता था, बुक बंद करके मेरे से पूछती थी, फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 मैं कहता था ग्रेविटेशन, कहती थी कंप्यूटर क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 मैं कहता अरे, चैप्टर नंबर 5 लूप्स, कहती थी मैथ 2.3 लास्ट क्वेश्चन, कहता था पहले का आंसर +3 है, दूसरे का आंसर -3, चेक कर सकते हैं आप लोग भी। तो इस तरह करके मैं ना बताता था। अच्छा, आपने वो सिलेबस सारा जो है उसको याद किया, 6 मंथ लगे मुझे, उन्हें समझा, मैंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए, फिजिक्स के। यानी ये आपके जुनून का ये आलम हाँ है कि आपने एज ए टीचर कामयाब होना था, तो आपने सारी क्लासेस। अच्छा, ये क्या रीज़न हुई कि आपने कहा मैं अकेला ही पढ़ाऊंगा? कुछ सारे सब्जेक्ट पर ही क्यों अबूर हासिल कर? क्योंकि मेरी मजबूरी ये थी कि मैं अगर दूसरे टीचर्स रखता, मैंने टीचर्स रख के देखे थे, वो उसी के सिंसियरिटी से पढ़ा रहे नहीं थे। तो मैंने कहा कि वकार साहब आपको अभी अकेले चलना पड़ेगा, टीम तो बनेगी, इस टाइम मेरी टीम है, अल्लाह का शुक्र है, स्कूल के अंदर। लेकिन वो जो 6 साल का सफ़र था ना, वो तना अकेला था मैं। अच्छा, आपने यानी हो, आगे बढ़ते हैं। अब आप अभी जो आपकी एकेडमी है, जी जी, अब वहाँ मैट्रिक के एक बैच आता है, तो उनको सारे सब्जेक्ट आप खुद पढ़ाते हैं? ये सारे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ। 2 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है। अभी लॉकडाउन में भी 2 घंटे में सारे सब्जेक्ट? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं मेरा बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं इस चीज़ में, राइट। मैं तो गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि इस चीज़ का कि चेक करें। इवन के इन लॉकडाउन्स में मैं 2-3 टीवी चैनल्स पे गया था, वहाँ मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अपने PTV चैनल पे मौका दिया जाए, मैं पूरे पाकिस्तान को फ्री ऑफ द कॉस्ट स्टडी कराने के लिए तैयार हूँ, और बच्चों का रिजल्ट भी 100% आएगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास स्किल है, इसका यूज़ करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा बिल्ड होता है कि आप अकेले कैसे करते हो। पिछले 6 ईयर से पूरे कैंट एरिया में जो टॉप कर रही हैं बच्चियाँ और बच्चे, वो हमारे अदारे के, और हमारे अदारे के बैनर कहीं पे भी नहीं लगे हुए, बहुत कम बैनर्स हैं। हमारे पास जगह ही नहीं होती, इतने एडमिशन आते हैं, हमारे पास जगह नहीं होती। और रही बात जो मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को और बच्चों को, नहीं, उसको बाद में उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास मैट्रिक, FSC और ग्रेजुएशन लेवल के बैचेस चलते हैं? जी जी। और आप बता रहे हैं 16 घंटे तकरीबन? कभी कभार 18 घंटे भी हो जाते हैं। और सोते किस वक्त है? 4 घंटे मिल जाते हैं सोने को बस। उसके बाद सुबह मेरे 5 साढ़े 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो ये जो इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और अकेले पढ़ा रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या एम है आपका? आप एक मतलब एजुकेशन की कोई एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं, अपनी स्कूल या कॉलेजेस की चेन बनाना चाहते हैं, या सिर्फ खिदमत कर खिदमत का मेन मकसद है एक्चुअली। अगर कोई बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है या कोई बच्चा कुछ किसी मुकाम तक पहुंचना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इन्फॉर्मेशन सबसे बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, राइट।
और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और हमारे पास से भी 6 से ज़्यादा बच्चियाँ MBBS के अंदर एडमिशन ले चुकी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो सी है ना, ये अल्लाह ताला के ख़ास करम से हैं। रही बात 12-18 घंटे जब शुरू में काम करना शुरू किया था तो बुखार हो जाता था। अभी मुझे बड़ी बार बुखार हो जाता है, राइट, तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है, ORS के पानी पी रहा होता हूँ मैं, राइट। कभी कभार मुझे 3 मंथ के बाद मुझे ड्रिप्स लगती थी, राइट, 1 ग्लूकोज की या 2 ड्रिप्स लगती थी। इवन के खालिद साहब जहाँ मैं ड्रिप लगवाता था उन लोगों ने मुझे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था। वो कहते यार आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए हो, ठीक है। और जो ड्रिप मुझे लगाती थी वो नर्स, उसकी बेटी मेरे पास पढ़ती थी और मुझे कहती थी कि बेटा वकार अपना कोई ख्याल रखा करो, तो आपको अपनी भी केयर किया करो, हर वक्त तुम एक चीज़ में लगे रहते हो। तो बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बच्चों की कामयाबी में मेरी कामयाबी है। बस मैं सारे बच्चों को एक वकार बनाना चाहता हूँ कि जिस दिन वकार दुनिया से चला जाए तो लोग वकार को तलाश ना करें, बल्कि हर बच्चे में वकार नज़र आए। माशाअल्लाह। अच्छा, अब आते हैं आपके वो जो वेलफेयर प्रोजेक्ट है, अच्छा उसके लिए आपके टाइमिंग्स क्या हैं? अब वो भी इन्हीं है या उसके लिए कुछ संडे या सैटरडे को डे मखसूस किए हुए हैं? ये जो आप मुख्तलिफ नौकरी के मुतलाशी नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं, सिखाते हैं, ये वैसे सैटरडे संडे होता है, एवरी सैटरडे संडे। अच्छा। और तो जिस बच्चे का टेस्ट जल्दी हो, जैसे करीब आ गया किसी बच्चे का, हफ्ता रह गया, तो वो पूरा हफ्ता मैं उसे तैयारी करवाता हूँ रात 9 बजे के बाद। क्या है कि भी एक स्टूडेंट आपके दरवाजे खुले हैं, किसी स्टूडेंट ने, अगर मिसाल दे रहा हूँ मैं कि पुलिस में ASI की या सब इंस्पेक्टर की पोस्टें अनाउंस हो गई हैं, जी जी, तो जो बंदा बंदी चाहे, लड़का लड़की चाहे, वो आपके पास आ सकता है और आगे कहे कि सर मैंने वो करना है, मुझे तैयारी कराया। हाँ, मैं करवाता हूँ। हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, करवाता हूँ। अच्छा वकार, बड़ी बात है। ये बताएं अब तक कितने बच्चे और किन किन महकमों में, कुछ जिक्र कर दीजिए। आपने जिनको ट्रेनिंग दी, बिला मुआवजा ट्रेनिंग उन्होंने ली और फिर वो बरसे रोजगार हो गए? 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑफिसर जा चुके हैं, जिनमें से SSG कमांडर्स भी हैं, और पंजाब पुलिस कह रहे हैं, कमीशन ऑफिसर, डॉल्फिन पुलिस कह दें आप पंजाब पुलिस कह दें, आप टैफी पुलिस कह दें, कोई महकमा शायद ही मिलेगा, कंट्रोलमेंट बोर्ड कह दें, वापडा कह दें, CUBS, जहाँ मेरे स्टूडेंट नहीं लगे हुए, इवन के CSS ऑफिसर, ये सब चीज़ें मैं कराता हूँ फ्री। और पिछले 6 से 7 सालों से मैंने लाइफ में संडे नहीं देखा, मेरे लाइफ में संडे नाम की कोई चीज़ नहीं है। और रही बात ये जो मेरे पास से बच्चे रेकमेंड होते हैं, इसकी वजह बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा। मैं उन बच्चों को फुल ट्रेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मेरे पास तैयारी करने आता है, अगर मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान नेवी में नहीं जा सकता, तो मैं से कहता हूँ बेटा पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करो, आप पाकिस्तान नेवी में नहीं जाओगे। जज भी करते हैं, जज करता हूँ, करियर काउंसलिंग भी करते हैं। जी, ये चीज़ मैं लाजमी करता हूँ ताकि बच्चों को पता कि उसे किस तरफ जाना है, जो सोचा उस तरफ भी चल पड़ा, उस तरफ वो चीज़ें नहीं मिलती। आपको आइडिया हो जाता है उसके 1-2 दिन क्लास लेने से, उसकी सलाहियतें, उसका रुझान देख एक मुलाकात में हो जाता है अब तो। अच्छा, इतनी एक्सपर्ट ही आपकी बन गई है। इवन के बहुत ज़्यादा मुझे अभी तक याद है कि एडवोकेट साहब थे, राइट, और लाहौर के बहुत बड़े वो हैं लॉयर, अपनी बेटी को वो बैरियर टाउन से मेरे पास लेके आए फ्लाइंग ऑफिसर की तैयारी करवाने। तो लैंड क्रूज़र में थे, AC लगा हुआ था, मुझे फ़ोन किया, कहते बेटा बाहर आ जाओ। मैंने कहा सर आप ऊपर आ जाएँ। तो कहते यार तुम्हारे पास AC लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं AC नहीं लगा हुआ, पंखा चल रहा है। तो वो ऊपर आ गए मेरे पास, राइट, और उनके पास ब्रीफ केस था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। तो मुझे कहते यार ये ले लो और मेरी बेटी को तैयारी कराओ। मैंने कहा सर ये उठा लें आप, तैयारी होगी या फ्री होगी, पैसे से नहीं होगी। पैसे की बड़ी ऑफ़र आती है मुझे, और लेकिन मैं हर चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। उसकी वजह क्या है? देखें, पैसा लेना किसे बुरा लगता है? हर एक को अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता। और मैं कोई हराम काम तो कर रहा नहीं, मेहनत करा रहा हूँ, ये पैसे लेने चाहिए, लेकिन बशर्ते जब लेने चाहिए जब मैं स्टैंप लगा के दे दूँ कि ये बच्चा रिकमेंड है। एक बच्चे को हम 9th पढ़ाते हैं ट्यूशन, उसकी फ़ीस लेते हैं, उस जहाँ पे ज़रा एक बात अमेंडमेंट कर दूँ, उन टीचरों की फ़ीस हलाल है जो वालिदैन को ये बता देते हैं कि तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा और हम तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन अगर कोई टीचर वालिदैन से ये बात छुपा के रखता है कि उसका बेटा फेल होने वाला है और 12 महीने फ़ीस लेता है, तो वो फ़ीस उस तरीके से लीगल नहीं होती। नहीं, लेकिन वकार अच्छा है, नहीं हो ये आपकी राय है, हम इस डिबेट में नहीं जाते कि वो टीचर ने तो अपनी जो उसने सर्विसेज दी है उसी का मुआवजा लिया है ना। अब बच्चा नहीं कर पाता है तो उसे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन टीचर्स 90% पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करते। अच्छा, वो कहते हैं यार इन्फॉर्म करेंगे तो अकेडमी छुड़वा लेंगे, फीस नहीं देंगे। अच्छा, तो यहाँ तो ये गलत है ना। अच्छा, ये मुझे बताएं, अब ये जो आपका इतना बड़ा दावा है, और ऑब्वियसली आपके पास इसके यूट्यूब पे अवेलेबल है हर चीज़, सबूत भी आपके मौजूद हैं। हमने भी आपकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग देखी, आपकी वीडियोस देखी, तो हमने कहा कि हम आपको मदऊ करते हैं
और करियर कारवान के व्यूअर्स तक आपके ख्यालात पहुंचाते हैं। अच्छा, ये वकार साहब बताइए कि ये जो मुख्तलिफ शोबों के इम्तहानात हैं उनका एक यानी हो किसी हद तक एक सेट पैटर्न सिलेबस होता है, पेपर का, क्वेश्चनर का, इंटरव्यू होते हैं, तो वो आपको सबकी तैयारी कैसे करवाते हैं? क्या आपने खुद सारे कभी दिए हैं या किताबें पढ़ी हुई हैं, क्या करते हैं? ये तो एक सीक्रेट है कि मैंने टेस्ट कितने दिए हैं कितने नहीं दिए हैं। बस ये मैं एक बताना चाहता हूँ खालिद साहब आपको कि मैं हर चीज़ को स्टडी करके तैयारी कराता हूँ। अच्छा। मैं खुद स्टडी करता हूँ और पूरा दिन करता हूँ। जैसे हर एक का इंटरव्यू लैदा होता है, हर एक का टेस्ट लैदा होता है, हर एक की सब चीज़ डिफरेंट होती है, राइट। और वो सब चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ, फिर बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। और मेरे पास है माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि इस वायरस के दिनों में भी बच्चियाँ ASI गई हैं, जिसके रिकॉर्ड्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अच्छा, ठीक है। किस शोबे, किस डिपार्टमेंट? ASF के अंदर गई हैं, राइट। ASF में गई हैं, राइट। और उससे पहले लॉकडाउन से पहले पंजाब पुलिस के अंदर गई हैं काफ़ी लड़कियाँ और लड़के। अच्छा। और अल्लाह का ख़ास करम ये होता है, ये मैं अपनी काबिलियत नहीं कहता, अल्लाह का ख़ास करम है, जितनों को मैं तैयारी करवाता हूँ ना, अगर वो यहाँ नहीं हुआ ना तो कहीं और हो जाता है, कहीं और नहीं हुआ तो कहीं। असल में होता वजह क्या होती है? तो सिंपल मेहनत करना बच्चों को सिखा दी जाए, बच्चों को तरीके समझा दी जाए, और बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कोई शख्स ये कह देना कि बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक्चुअली वो जब बच्चा फील्ड में आता है ना तो रिलेटिव में कोई भी नहीं खड़ा होता। बड़े लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार मैं तुम्हें ये करूँगा। और खालिद साहब एक दुख वाली बात ये है कि मैंने बीच में ये ट्रेनिंग देना छोड़ दी थी। आज से 2 साल पहले मैंने 2 मंथ तक किसी बच्चे को कोई जॉब की ट्रेनिंग नहीं दी थी। 2 साल पहले मैंने एक लड़कियों को तैयारी करवाई, और मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ कि तैयारी करने के बाद आपने मेरा नंबर 10 लोगों को दे देना है विदाउट माई परमिशन। आप जिस मर्जी 10 लोगों को दे सकते हो। वो लड़का जब रिकमेंड हो गया, मैंने उसे ट्रेनिंग के दौरान कॉल की। ट्रेनिंग के बाद मैंने कहा बेटा आपका एक कज़न था जो कहीं जब पैसे दे के तैयारी करता था, आपने वो रिजेक्ट हो गया था, आपने उसे मेरे बारे में बताया? तो उसने कहा सर सच बताऊँ? मैंने कहा यस बेटा सच बोलें। कहते सर मेरे पेरेंट्स ने मना किया था कि ताए के बेटे को नहीं बताना वरना वो भी रेकमेंड हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ खालिद साहब। मैंने कहा बेटा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है? मैंने तुम्हें फ्री तैयारी कराई और तुम्हारे अंदर इतना खुदगर्जी है कि तुम अपने दोस्त को नहीं बता रहे, बता रहा हूँ दोस्त को नहीं बता रहे कि कज़न को नहीं बता रहे कि यहाँ से मुफ्त तैयारी कर लो। मैंने 2 मंथ लोगों को तैयारी देनी छोड़ दी। मैंने हाँ जी, मैं लोगों को रिप्लाई नहीं करता था। सिंध के पास से एक लड़के की कॉल आई, उसकी अटेंड की, कहता सर आप आज का ट्रेनिंग नहीं दे रहे। मैं जो आउटर सिटी होते हैं उन्हें व्हाट्सअप नेट के थ्रू तैयारी करवाता हूँ। तो मैंने उसे सारी बात बता दी। तो उसने मुझे एक अल्फाज बोला, उसने कहा सर एक बच्चे के लिए आपने तैयारी छोड़ दी, 2 महीने से मैं आपके एक SMS का वेट कर रहा हूँ, एक SMS का। मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपके लिए नमाज़ पढ़ के दुआ करता हूँ। तो फिर मैं दोबारा खड़ा हुआ, फिर मैंने ये छोड़ दिया कि कौन सा बच्चा मेरे से हेल्प लेके अगले की हेल्प करता है, नहीं करता, क्योंकि यहाँ सब हेल्प नहीं करते अगले की। ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बस अल्लाह की रज़ा को सामने रखा और मैंने कहा यार ये नहीं सोचना कि इनसे कोई हमें फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह की रज़ा के लिए हमने ये चीज़ करनी शुरू की, क्योंकि एक जॉबलेस पर्सन को जितनी तकलीफ़ होती है ना, उस वक्त जब डिग्री हाथ में होती है और घर में वो रोटी खाता है और घर वाले बोलते हैं मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठकर, तो वो लुकमा हलक से अंदर नहीं जाता। उस तकलीफ़ को मैं ना तो आज भूल सका हूँ ना कभी भूल पाऊँगा, इसलिए बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। बहुत अच्छे, बड़ा अप्रिशिएबल काम है। अच्छा, आप जो है मोटिवेशन पे और ओवरऑल लोगों को सेल्फ हेल्प जिसको कहते हैं उस पर भी को लेक्चर्स देते हैं, आपकी वीडियोस भी मौजूद हैं। इस तरफ कैसे आना हुआ? ये एक नई, ये एक तीसरा आपकी शख्सियत का शेड है या आपके डायमेंशन है? मैं अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर तो समझता नहीं हूँ। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन स्पीकर। मेरा सिर्फ इस तरफ आने का सिर्फ ये मकसद था कि हम लोग अंग्रेज़ों की और सब की किताबें पढ़ते हैं, हम लोग अल्लाह ताला की किताब नहीं पढ़ते, कुरान मजीद। और इस चीज़ को मैंने रिसर्च किया था। मैं एक इवेंट में था, 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे वहाँ पर खालिद साहब, और उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रोया था। और मैंने बच्चों से पूछा बेटा फ्री टाइम क्या करते हो? तो किसी ने कहा किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनता हूँ, किसी ने कहा उसकी किताब पढ़ता हूँ, किसी ने पाकिस्तानियों के नाम लिए, किसी ने अंग्रेज़ों के नाम लिए। मैं सिर्फ एक सवाल किया वहाँ पर, मैंने कहा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा हुआ है? मुश्किल से 2 या 3 थे। उस दिन मैंने गुस्से में उन सब बच्चों को बोला बेटा ज़िंदगी भर तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते। और उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा बेटा यार, मैंने इस चीज़ को समझा कि जितने मोटिवेशन स्पीकर्स मार्केट में माशाल्लाह सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को मेन मकसद जो हमारा होना चाहिए वो अपने साहबा कराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए। और वो बेस्ट है, बेस्ट मोटिवेशन वो है।
कि किस तरह एक सूखी सी रोटी खा के जंग में जीतना, किस तरह सर के नीचे ईंट रख के सोना और फतेहयाब होना, वो लीडर बनना सिखाती है। ये 5 AM क्लब बुक की बेहतर 5 AM फजर की नमाज़ क्यों नहीं आती, 5 AM फजर की नमाज़ क्यों नहीं आती। बस उस चीज़ को सोच के मैं मोटिवेशन स्पीकिंग की तरफ आ गया और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कामयाबी दी। और जहाँ भी लेक्चर देता हूँ माशाल्लाह स्टूडेंट्स बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं एक मेडिकल कॉलेज में था तो मैं सबको अपना फ़ोन नंबर लिखवाने लगा और वहाँ 2000 से ज़्यादा बच्चे थे। तो होस्ट आया, वकार साहब गलती कर रहे हो। मैं क्या हुआ, अपना नंबर लिख पाओगे, यहाँ तो लोग आपको तंग करेंगे कॉल करके। खालिद साहब 7 ईयर्स से आज तक मेरी ज़िंदगी में किसी बच्चे ने तंग नहीं किया। पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ मैं, माशाल्लाह। अभी तक किसी मेरी ज़िंदगी में किसी बच्चे ने, क्योंकि बच्चों को पता होता है किसे तंग करना है। लोगों की साइको बनी हुई है कि यार इवन के इंसान जब मुकाम पे पहुंचता है ना तो किसी को रिप्लाई नहीं करता। इंसान मुकाम पे पहुंचे तो आजिज़ होना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए। ये गुरूर तकब्बुर जो है ना, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इंसान अपने आप को गलत कहना छोड़ देता है। अच्छा वकार, आपसे आखिरी सवाल ये है कि फ्यूचर क्या है आपका, आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? मेरा एक स्लोगन है, वक्त बहुत कम है काम बहुत ज़्यादा। उसके बिहाइंड में काफ़ी राज हैं और उसके पीछे काफ़ी मिशंस हैं। तो इस बात का जवाब मैं अभी नहीं देना चाहता। बस ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा वक्त बहुत कम है काम बहुत ज़्यादा है ना, उसके पीछे मेरे सारे मिशंस हैं और वो मिशन इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे और पाकिस्तान में बहुत कुछ होगा। और आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में आप लोग जहाँ से भी ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें वकार वहीद, मेरा रियल मोटिवेशन अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। किसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, आपने अपना पर्सनल नंबर वहाँ पर नहीं देना। आई रिपीट 2 पॉइंट्स बोल सकता हूँ खालिद साहब, जी जी। अपना पर्सनल नंबर आपने वहाँ पर नहीं देना। आपने सिर्फ ये लिख, कोई भी SMS कर दें, अस्सलाम वालेकुम, आई नीड अ जॉब, आई वांट अ जॉब, वट कुछ भी आप लिख सकते हैं। किसी भी वीडियो के नीचे आपको रिप्लाई लाजमी आएगा, रियल मोटिवेशन अकाउंट से रिप्लाई आएगा और किसी अकाउंट से आपको रिप्लाई नहीं आएगा। और हमारी टीम आपसे खुद कंसर्न करेगी और जो आपको पहली कॉल आएगी वो मेरी आवाज़ में होगी, यानी मैं खुद पहली बार आपसे बात करूंगा, मेरा कोई असिस्टेंट आपसे बात नहीं करेगा। और ज़हन में रखिएगा, अगर कोई पैसे वगैरह मांगे तो फेक है। प्रोजेक्ट हुएम की एक ही ब्रांच है जो कि लाहौर में है और ये सब बच्चों को फ्री तैयारी कराती है, पिछले 7 सालों से 1 रुपया नहीं लेती। तो अपने ख्वाबों को पूरा करें कैरियर कामवा के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और खालिद साहब, मैं आपकी टीम का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म को यूथ के लिए देते हैं, यंग जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है। और मैं ये तो नहीं कहता कि आप लोगों को जॉब दिलवा दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपको जॉब तक पहुँचा दूंगा। वकार भाई साहब, बहुत खुशी हुई आपकी कोशिशों को देख के और दुआएं हमारी, और हम साथ हैं आपके, हम हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका पैगाम जो है हमारे प्लेटफॉर्म से जिन जिन नौजवानों तक पहुंचा होगा वो बरसे रोज़गार होने के लिए या ज़िंदगी में रहनुमाई लेने के लिए आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।